जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। जी कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग सर। बढ़िया बढ़िया, ठीक हो? जी सर हम ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? आई एम ऑल्सो फाइन, फैंटेस्टिक एज एवर। लास्ट क्लास में हमने सीआरपीसी की कौन सी धारा तक पढ़ा था भाई? सर 161। ये 161 वही है जिसकी हम बयान 161 सामान्य प्रैक्टिस के दौरान हम डिस्कशन करते हैं। तो बयान 161 क्या है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के द्वारा उन व्यक्तियों के लिखे गए बयान जो मामले की जो तथ्य हैं उनसे परिचित हों, उनके बारे में कोई जानकारी देने की क्षमता रखते हों, तो वैसी अवस्था में वैसा बयान जो है वो बयान 161 कहा जाता है। अब 161 हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। अब देखते हैं 162 क्या कह रहा है। 162 कह रहा है स्टेटमेंट्स टू पुलिस नॉट टू बी साइंड एंड यूज ऑफ स्टेटमेंट्स इन एविडेंस। तो जो ये स्टेटमेंट लिए गए हैं 161 में जी, इनके विषय में कह रहा है कि इनको हस्ताक्षरित नहीं कराया जाएगा। जिस व्यक्ति का बयान लिया जा रहा है उसको हस्ताक्षरित नहीं कराया जाएगा। ये कह रहा है नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू अ पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर shall, if reduced to writing, be signed by the person making it, nor shall any such statement or any record thereof, whether in a police diary or otherwise, or any part of such statement or record, be used for any purpose, save as hereinafter provided at any inquiry or trial in respect of any offence under investigation at the time when such statement was made। तो ये कह रहा है 162 का उपधारा 1 ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से इस अध्याय के अधीन अन्वेषण के द्वारा दिया गया कोई बयान यदि लेखबद्ध किया जाता है। देखिए 161 में जो है हमने क्या पढ़ा था, बयान वो लेखबद्ध भी कर सकता है, ओरली भी सुन सकता है, उसको डिजिटल फॉर्म में भी ले सकता है, उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। ये देखा था ना 161 में हमने। तो ये कह रहा है कि यदि वो लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा और न ऐसा कोई कथन या उसका कोई अभिलेख, चाहे वह पुलिस डायरी में हो या न हो, और न ऐसे कथन या अभिलेख का कोई भाग ऐसे किसी अपराध की जो ऐसा कथन किए जाने के समय अन्वेषणाधीन था किसी जांच या विचारण में, इसमें इसके पश्चात यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाएगा। तो उस कथन का इस्तेमाल जो है केवल और केवल उसी पर्पज के लिए किया जाएगा जो पर्पज आगे बताए जाएंगे। ठीक है भाई, एनो? जी सर। तबीयत गुड इवनिंग। तबीयत कैसी है आपकी? चोट वोट का क्या हाल है? सर अभी ये चोट तो थोड़े लंबे टाइम के लिए है, बाकी ठीक हाँ, है। फ्रैक्चर आप बता रहे थे। फ्रैक्चर कहाँ, हाथ में है कि पैर में? जी सर, लेफ्ट हैंड में है। लेफ्ट हैंड में है। हाँ, बड़ी दिक्कत वाला काम हो सर जाता है। बैक में पीछे वहाँ पे है ना, बैक में भी लगी थी तो वहाँ से वो मांस फट गया तो बेल्ट लगी हुई है। हाँ, मांस फटा हुआ ज़्यादा खतरनाक है। फ्रैक्चर जल्दी जुड़ जाता है, मांस लंबा समय ले लेता है। चलिए, शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करते हैं हम आपके लिए। जी, अब इसका प्रोविजो कह रहा है प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी विटनेस इज कॉल्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन इन सच इंक्वायरी और ट्रायल whose statement has been reduced into writing as aforesaid, any part of his statement, if duly proved, may be used by the accused and with the permission of the court by the prosecution to contradict such witness in the manner provided by section 145 of Indian Evidence Act 1872, 1 of 1872, and when any part of such statement is so used, any part thereof may also be used in the re-examination of such witness
but for the purpose only of explaining any matter referred to in his cross examination। तो फिर इस्तेमाल क्या होगा इनका बयान 161 का, तो वो बताया गया है प्रोविज़ो में। प्रोविज़ो कह रहा है कि परंतु जब कोई ऐसा साक्षी जिसका कथन उपयुक्त रूप में लेखबद्ध कर लिया गया है, ऐसी जांच या विचारण में अभियोजन की ओर से बुलाया जाता है। नेचुरल सी बात है कि वो जो जिनके बयान 161 रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो जब आरोप पत्र पुलिस दाखिल करती है तो आरोप पत्र में वो एक साक्षी सूची भी साथ में देती है कि ये लोग हैं केस का समर्थन करने के लिए, और उनके बयान दर्ज हैं केस डायरी में। तो फिर प्रोसिक्यूशन क्या करता है, उस सूची के अनुसार बयान देने के लिए उन व्यक्तियों को तलब किया जाता है, किसी चाहे वो इंक्वायरी हो चाहे वो ट्रायल हो, दोनों अवस्था में उसे कॉल किया जा सकता है। तो कह रहा अभियुक्त द्वारा न्यायालय की अनुज्ञा से अभियोजन द्वारा उसका उपयोग ऐसे साक्षी का खंडन करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 द्वारा उपबंधित रीति से किया जा सकता है, और जब ऐसे कथन का कोई भाग इस प्रकार उपयोग में लाया जाता है तब उसका कोई भाग ऐसे साक्षी की पुनः परीक्षा में भी किंतु उसकी प्रतिपरीक्षा में निर्दिष्ट किसी बात का स्पष्टीकरण करने के प्रयोजन से ही उपयोग में लाया जा सकता है। इज दैट क्लियर? जी। और उपधारा 2 कह रही है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अप्लाई टू एनी स्टेटमेंट फेलिंग विद इन द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 1 of 1872 or to affect the provisions of section 27 of that act। और उपधारा 2 ये कह रही है कि इस धारा की किसी बात के बारे में यह न समझा जाएगा कि वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की 1872 का 1 की धारा 32 के खंड 1 के उपबंधों के अंदर आने वाले किसी कथन को लागू होती है या उस अधिनियम की धारा 27 के उपबंधों पर कोई प्रभाव डालती है। तो धारा 32(1) में क्या है और धारा 27 में क्या है एविडेंस एक्ट के, कौन बताएगा? कल्पना आप बताइए। सर, धारा 32 में मृत्यु के समय किए गए कथन है और 27 में दिए गए साक्ष्य में से कितना साक्ष्य साबित किया जाएगा। वेरी गुड। तो यहाँ उस वो जो दो धाराएं 32(1) है इंडियन एविडेंस एक्ट की और धारा 27 है, तो उनको ये एक तरह से उनके लिए ये सेविंग क्लॉज है। जो बात वहाँ आ गई तो वहाँ अगर कोई डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हो रहा है तो डिस्कवरी के संबंध में उसकी कही हुई बात को कोर्ट के समक्ष साबित किया जा सकता है, लेकिन ओनली फॉर द डिस्कवरी। उसके वे भाग हटा दिए जाएंगे, पढ़े नहीं जाएंगे जो उसके बारे में क्या बात करते हैं, उसका कोई कन्फेशन आ रहा हो। यस सर। भाई अगर वो बयान में ये कह रहा है कि भाई हमने जो है ना एक भाले से ए नामक व्यक्ति की हत्या कर दी थी और वो भाला मैं जो है अपनी निशानदेही पे बरामद करा सकता हूँ, तो भाला बरामद करने वाली बात तो पढ़ी जाएगी, लेकिन जो हत्या करने वाली बात है वो नहीं डिलीटेड हो जाएगी, उसको न्यायालय नहीं पढ़ेगा। केवल डिस्कवरी ऑफ फैक्ट पढ़ेगा कि हाँ भाला बरामद हो रहा है इसकी निशानदेही पे, तो भाला बरामद होने तक ठीक है, बाकी हत्या करने वाली जो बात उसकी आ रही है उसको तो अन्य गवाहों के द्वारा ही साबित किया जाएगा। सर ये 162 का जो प्रोवाइजो है, तो इसमें सर ये जो पावर है क्रॉस एग्जामिनेशन की, सिर्फ ओनली प्रोसिक्यूशन को नहीं कि अगर कोई 161 में कोई ऐसा बयान दिया है जिसमें लिखा हुआ है कि अभियोजन द्वारा उसका उपयोग ऐसे साक्ष्य का खंडन करने के लिए किया जाएगा। एक्चुअली वो स्पेशल अवस्था होती है जब आपने अपना कोई साक्षी बुलाया और वो साक्षी आप ही के खिलाफ बोलने लगा, तो फिर न्यायालय से अनुमति ली जाती है ना उसे हॉस्टाइल डिक्लेयर करने की, फिर उससे क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है प्रोसिक्यूशन के द्वारा ही, ऐसा होता है ना। जी जी। और
इसका स्पष्टीकरण कह रहा है, एक्सप्लेनेशन कह रहा है, एन ओमिशन टू स्टेट अ फैक्ट और सर्कमस्टेंसेज इन द स्टेटमेंट रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 may amount to contradiction if the same appears to be significant and otherwise relevant, having regard to the context in which such omission occurs and whether any omission amounts to a contradiction in the particular context shall be a question of fact. स्पष्टीकरण कह रहा है कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट कथन में किसी तथ्य या परिस्थिति के कथन का लोप या खंडन हो सकता है यदि वह उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जिसमें ऐसा लोप किया गया है महत्वपूर्ण है और अन्यथा संगत प्रतीत होता है, और कोई लोप किसी विशिष्ट संदर्भ में खंडन है या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न होगा। ठीक है, स्पष्टीकरण कह रहा है कि एन ओमिशन टू स्टेट अ फैक्ट और सर्कमस्टेंस इन द स्टेटमेंट, जो कोई परिस्थिति या कथन का कोई लोप किया हुआ है 161 के बयान में, और ये क्या स्थिति है, यदि वह उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जिसमें ऐसा लोप किया गया है महत्वपूर्ण है और अन्यथा संगत प्रतीत होता है कि कोई बात जो बताई जानी चाहिए थी वो नहीं बताई गई है, उसका ओमिशन कर दिया गया है, कोई सर्कमस्टेंसेस है, चाहे कोई क्या है, कोई संदर्भ है, कोई परिस्थिति है या कोई फैक्ट के बारे में जानकारी है, यदि उसको जानबूझकर ओमिट किया गया है और वो बड़ा महत्वपूर्ण प्रतीत होता है और अन्यथा संगत प्रतीत होता है और कोई लोप किसी विशिष्ट संदर्भ में खंडन है या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है। तो वो जो लोप है वो खंडन है कि नहीं है, ये तथ्य का प्रश्न है। ठीक है, देखिए 145 और 157 दो धाराएं हम एविडेंस एक्ट में पढ़ेंगे, तो 157 में तो संपुष्टि है 161 के बयान की, पूर्व कथन बयान की, और 145 में क्या है, वो खंडन है। इज दैट क्लियर कल्पना? हाँ सर, धारा 32 में जो जिसमें व्यक्ति की मृत्यु होने वाली अगर नहीं होती है तो उसे 157 के अंतर्गत पुष्टि की जाएगी। बिल्कुल। और अगर वो देखिए, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है फिर तो उसको वो बयान मृत्युकालीन कथन में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर वो बच जाता है तो फिर वो बयान उसका एज 161 ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि फिर 32(1) का तो प्रावधान खत्म है ना। 163 के कॉन्ट्रडिक्शन क्वेश्चन, हाँ क्या कह रहे हो? कॉन्ट्रडिक्शन क्वेश्चन जो है ये कौन से होते हैं? ये अक्सर मैंने वहाँ सुना है कई दफा कोर्ट में। हाँ देखिए, कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि आपने 161 में तो कुछ कहा था और जब कोर्ट के समक्ष आके आप आने लगे तो आपने उस बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, मतलब कि वहाँ कुछ कह रहे हैं, आप यहाँ कुछ कह रहे हैं, आपने वहाँ इम्प्रूवमेंट कर दिया, तो आपके इम्प्रूवमेंट पे तो पूछा जाएगा ना। तभी तो पूछते हैं कि भाई आपने जो आज अपने बयान में ये बात कही है ये दरोगा जी को बता दी थी, तो कहता हाँ जी मैंने तो बता दी थी, दरोगा जी ने मेरे बयान में क्यों नहीं लिखा इसका कारण मैं नहीं बता सकता, बिल्कुल है ना। तो वो उसको तो कंट्राडिक्ट करेंगे ना, भाई तुम जो बात उस दिन कह रहे थे आप उससे आप हट के आज बात कह रहे हो, तो वो जो हटा हुआ पोर्शन है वो कंट्राडिक्ट पोर्शन है नहीं। 163 कह रहा है नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, कोई उत्प्रेरणा न दिया जाना। इंड्यूसमेंट क्या होती है? उत्प्रेरित करना किसी व्यक्ति को। ये कह रहा है नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन इन अथॉरिटी शैल ऑफर टू और मेक और कॉज टू बी ऑफर्ड और मेड एनी सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस एज इज मेंशन्ड इन सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 1 ऑफ 1872। ये कह रहा कि कोई पुलिस अधिकारी या प्राधिकार वाला व्यक्ति जिसके पास कोई अथॉरिटी है, ठीक है, अन्य व्यक्ति भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का 1 की धारा 24 में यथावर्णित कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन न तो देगा और न करेगा तथा न दिलवाएगा और न करवाएगा। यदि कोई इस प्रकार का मामला नज़रों में आता है कि भाई ये तो धमकी के वजह से ऐसा बयान दिया गया
या कोई उत्प्रेरणा की वजह से ऐसा बयान दिया गया। कई बार पुलिस अधिकारी कहता है ना, तू बता दे, बयान दे दे, मैं तेरी सज़ा कम करवा दूँगा, है ना, तो हल्का हाथ रखेंगे, ठीक। या किसी गवाह को उत्प्रेरित करके उसे कहना तू ऐसा ऐसा बयान दे दे, मैं तुझे कुछ पैसा या कोई भी अन्य चीज़ उपलब्ध करा दें, तो वो भी इंडोसमेंट में ही आएगा, उत्प्रेरणा में आएगा, है ना। तो ये बात धारा 24 जब हम एविडेंस एक्ट की पढ़ेंगे तो वहाँ भी यही बात बताई गई है कि उत्प्रेरणा आदि से दिया गया बयान जो है ना, वो बयान हिट हो जाता है। हाँ, उपधारा 2 कह रही है 163 की, बट नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन शेल प्रिवेंट बाई एनी कॉशन और अदरवाइज एनी पर्सन फ्रॉम मेकिंग इन द कोर्स ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर एनी स्टेटमेंट विच ही मे बी डिस्पोज्ड टू मेक ऑफ हिज ओन फ्री विल। और अगर कि किंतु कोई पुलिस अधिकारी या अन्य, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ हेलो जी, आ रही है आवाज़? जी सर, आवाज करती थी आपकी। हाँ, बीच में कुछ नेटवर्क का वो पहिया घूमने लगा था जी। तो ये कह रहा है कि किंतु कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति इस अध्याय के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान किसी व्यक्ति को कोई कथन करने से जो वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से करना चाहे किसी चेतावनी द्वारा या अन्यथा निवारित ना करेगा। ये कह रहा है कि जो बयान नहीं देना चाह रहा उसको तो ज़बरदस्ती आप उत्प्रेरणा से बयान नहीं दिलाएंगे, और जो बयान देना चाह रहा है उसको भी नहीं रोकेंगे आप। भाई कोई फ्री विल से, स्वेच्छा से अपना कोई बयान दर्ज कराना चाह रहा है तो उसको भी आप धमका चमका के भगाएंगे नहीं। परंतु प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 164 वगैरह, परंतु इस धारा की कोई बात धारा 164 की उपधारा 4 के उपबंधों पर प्रभाव न डालेगी। क्या समझे? 164 की उपधारा 4 में क्या पढ़ेंगे हम? चलिए 164 पे आ ही गए हम, अभी देख लेते हैं क्या पढ़ेंगे, है ना। हाँ, 164 कह रहा रिकॉर्डिंग ऑफ कॉन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स। 164 जो है वो 2 उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होती है। कौन कौन से? रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स। कन्फेशन क्या होता है सदब? What do you mean by confession? एनु, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? जी हाँ जी, काम किया हुआ है उसका कंसेंट कर रहे हैं कि हाँ सर ये मेरे द्वारा किया गया है, मतलब कन्फेशन है इस तरह। तो वो बताते हैं वो 164 बयान। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, कन्फेशन है और स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या रहे। एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट में वेदर और नॉट ही हैज जुरिस्डिक्शन इन द केस रिकॉर्ड एनी कन्फेशन। नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है, भाग जाता है बीच बीच में जी। तो क्या कह रहा है? एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट में वेदर और नॉट ही हैज जुरिस्डिक्शन इन द केस। तो 164 का बयान लिखने के लिए मजिस्ट्रेट की क्षेत्राधिकारिता होना आवश्यक नहीं है, ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक। Record any confession or statement made to him in the course of an investigation under this chapter or under any other law for the time being in force or at any time afterwards before the commencement of the inquiry or trial। ठीक है, ये कह रहा है कि कोई महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट चाहे उसे मामले में अधिकारिता हो या ना हो। ध्यान रखिएगा, ऐसा सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि क्या 164 का बयान लिखने के लिए मजिस्ट्रेट को क्षेत्राधिकार युक्त होना चाहिए अदर या नहीं होना चाहिए।
तो ऐसा घुमा फिरा के आपसे कोई समस्या दे के या कुछ दे के पूछा जा सकता है। तो 164 का बयान दर्ज करने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि मजिस्ट्रेट क्षेत्राधिकार रखता ही हो। ठीक है। इस अध्याय के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात जांच या विचारण प्रारंभ होने के पूर्व किसी समय अपने से की गई किसी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित कर सकता है। तो दो चीज़ें आ गई, कन्फेशन आ गया और कथन आ गया। तो संस्वीकृति तो किसकी होगी? एक्यूज करेगा। भाई कन्फेशन कौन करेगा? जो एक्यूज होगा। और कथन किसका हो सकता है? पीड़ित का कथन हो सकता है। सामान्यतः हम देखते हैं कि जो महिलाओं से संबंधित अपराध में बयान 164 होता है, चाहे वो 354 का मामला हो या 376 का मामला हो, तो वहाँ जो पीड़िता होती है उस पीड़िता का बयान 164 किया जाता है कि नहीं किया जाता है? क्यों? तो वो कन्फेशन है कि स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट होगा। हाँ, वो स्टेटमेंट। कन्फेशन तो कोई अगर अपराधी आता है, हाँ, और वो खुद कहता है कि मतलब कि मैंने ये काम किया है, तो ये कन्फेशन हो जाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। किसी को मार के आया हूँ या कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसके प्रोविज़ो हैं, दो प्रोविज़ो हैं 164 की उपधारा 1 के। पहला प्रोविज़ो कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड अंडर दिस सबसेक्शन may also be recorded by audio, video, electronic means in the presence of the advocate of the person accused of an offence। तो प्रोविजो कह रहा है कि परंतु यह कि इस उपधारा के अधीन की गई किसी संस्वीकृति या कथन का अभिलेखन किसी अपराध के अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा भी किया जा सकेगा। ठीक, क्या समझे? परंतु प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर on whom any power of a magistrate has been conferred under any law for the time being in force। और ये कह रहा है कि परंतु यह भी कि कोई भी संस्वीकृति किसी ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित नहीं की जाएगी जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदान की गई है। तो जैसे कि कमिश्नरेट में हम लोग डिस्कस करते हैं ना कि मजिस्ट्रेट पावर मिली होती है पुलिस को, तो वहाँ 164 का बयान दर्ज नहीं कर सकती पुलिस, भले ही उसको मजिस्ट्रेट पावर मिली हुई हो। ठीक है, कल्पना क्लियर है? हाँ सर। और सबसेक्शन 2 कह रहा है द मजिस्ट्रेट शैल बिफोर रिकॉर्डिंग एनी सच कन्फेशन एक्सप्लेन टू द पर्सन मेकिंग इट दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन एंड दैट if he done so it may be used as evidence against him, and the magistrate shall not record any such confession unless upon questioning the person making it he has reason to believe that it is being made voluntarily। तो ये कह रहा है कि मजिस्ट्रेट किसी ऐसी संस्वीकृति को अभिलिखित करने के पूर्व उस व्यक्ति को जो संस्वीकृति कर रहा है जी यह समझाएगा कि वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है। जो व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन के लिए आता है तो उसको उसके राइट बताए जाएंगे कि भाई आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला हुआ है कि आप अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं हो, है ना? कहाँ पे ऐसा राइट मिला हुआ है? सदर, एक व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? नहीं बात सर उसमें पूछ रहे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक, आर्टिकल 20 में प्रावधान है, ठीक है ना? तो और यदि वह ऐसा करेगा तो वह उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में लाई जा सकती है और उसे कहेगा कि देखो अगर आप ऐसा कन्फेशन करोगे तो ये आप ही के विरुद्ध एज एन एविडेंस उसको पढ़ा जाएगा, है ना?
और मजिस्ट्रेट कोई ऐसी संस्कृति तब तक अभिलिखित न करेगा जब तक कि उसे करने वाले व्यक्ति से प्रश्न करने पर उसको यह विश्वास करने का कारण ना हो कि वह स्वेच्छा से की जा रही है। वो कन्फेशन करने वाले व्यक्ति के हालात, उससे कुछ ऐसी प्रश्नावली, ऐसे प्रश्न पूछेगा, ऐसा अनुमान लगाएगा कि भाई ये स्वेच्छा कर रहा है या किसी के दबाव में कर रहा है। और यदि उसको ऐसा लगता है कि भाई वो ऐसा कन्फेशन जो है किसी प्रेशर में कर रहा है, तो उसके बयान को वो तत्काल रिकॉर्ड नहीं करेगा, उसको कुछ समय के लिए वापस जुडिशियल कस्टडी में भेज सकता है कि आप जाएं, 2-4 दिन विचार करें, आराम से सोच समझ के जवाब दें, अगर उसे ऐसा प्रतीत होता है। और यदि उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नहीं, फ्री कर रहा है, वॉलंटरीली कर रहा है, तो उसका वो स्टेटमेंट, उसका कन्फेशन रिकॉर्ड कर देगा। और ये कह रहा है सबसेक्शन 3, इफ़ एट एनी टाइम बिफोर द कन्फेशन इज रिकॉर्डेड द पर्सन अपियरिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट स्टेट्स दैट he is not willing to make the confession, the magistrate shall not authorize the detention of such person in police custody. हाँ जी सर। तो सबसेक्शन 3 कह रहा है, if at any time before the confession is recorded the person appearing before the magistrate states that he is not willing to make the confession, the magistrate shall not authorize the detention of such person in police custody. वो कह रहा है कि जो व्यक्ति आया है सामने और उसे लाया गया था किसके लिए, कन्फेशन के लिए, लेकिन वो मजिस्ट्रेट के सामने आके क्या बोलता है कि नहीं सर, मुझे कोई कन्फेशन नहीं करना है। संस्वीकृति अभिलिखित किए जाने से पूर्व यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने वाला व्यक्ति यह कथन करता है कि वह संस्वीकृति करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को फिर पुलिस की अभिरक्षा में निरोध की प्राधिकृत नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये पुलिस के प्रेशर में ही आया था कन्फेशन करने और ये यहाँ इनकार कर रहा है। और अगर इसे दोबारा पुलिस कस्टडी में दे दिया तो पुलिस तो इसका क्या बनाएगी, मुर्गा, हिरन, रेल, पता नहीं क्या क्या शब्दावली यूज होती है। और उपधारा 4 कह रही है इसकी भाई, एनी सच कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 281 फॉर रिकॉर्डिंग द एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन एंड शैल बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग द कन्फेशन एंड द मजिस्ट्रेट शैल मेक अ मेमोरेंडम एट द फुट ऑफ सच रिकॉर्ड टू द फॉलोइंग इफेक्ट। और ये कह रहा है कि ऐसी संस्वीकृति किसी अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा को अभिलिखित करने के लिए धारा 281 में उपबंधित रीति से अभिलिखित की जाएगी और संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और मजिस्ट्रेट ऐसे अभिलेख के नीचे निम्नलिखित भाव का एक ज्ञापन लिखेगा। क्या लिखेगा, आई हैव एक्सप्लेन टू, नेम आएगा उस व्यक्ति का जिसका कन्फेशन लिखा जा रहा है, दैट ही इज़ नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन एंड दैट इफ़ ही डज सो एनी कन्फेशन ही मे मेक मे बी यूज्ड as evidence against him, and I believe that this confession was voluntarily made. It was taken in my presence and hearing and was read over to the person making it and admitted him to be correct, and it contains a full and true account of the statements made by him. क्या समझे, ये कह रहा है कि जब मजिस्ट्रेट उसका बयान लिख लेगा, मतलब उसका कन्फेशन नोट कर लेगा, तो कन्फेशन नोट कराने के बाद उसके हस्ताक्षर कराए जाएंगे, है ना। और उसके नीचे फिर जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है, जो स्टेटमेंट लिख रहा है, जो कन्फेशन को नोट डाउन कर रहा है, वो फिर एक मेमोरेंडम वहाँ लिखेगा। क्या लिखेगा कि मैंने किसने, उस मजिस्ट्रेट ने, कि मैंने फला को, जो भी व्यक्ति आया है कन्फेशन के लिए, ये समझा दिया है कि वह संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है। ही इज़ नॉट बाउंड टू, पीछे बताया था ना कि उसको बताया जाएगा कि भाई आप आबद्ध नहीं है इसको करने के लिए, और यदि आप करते हैं तो ये आपके खिलाफ एज एन एविडेंस पढ़ा जाएगा। तो वो सारी बात जो है कि ज्ञापन के रूप में यहाँ मजिस्ट्रेट लिखेगा खुद। तो क्या रहा है कि यह समझा दिया है कि वह संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है
और यदि वह ऐसा करता है तो कोई संस्कृति जो वह करेगा उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में लाई जा सकती है, और मुझे विश्वास है कि यह संस्कृति स्वेच्छा से की गई है। वो इस बात का भी सर्टिफिकेट देगा कि मैंने इसी को जांच परख लिया है, अच्छे से देख लिया है, ठोक बजा के, कहीं दबाव में तो नहीं है। तो जब लिख लिया है तो फिर वो ये भी लिखेगा कि मैंने जो है, मुझे विश्वास है कि संस्कृति स्वेच्छा से की गई है, यह मेरी उपस्थिति में और मेरे सुनते हुए लिखी गई है, और जिस व्यक्ति ने यह संस्कृति की है उसे यह पढ़कर सुना दी गई है और उसने इसका सही होना स्वीकार किया है, और उसके द्वारा किए गए कथन का पूरा और सही वृत्तांत इसमें है, और ये ज्ञापन लिख के मजिस्ट्रेट नीचे अपने साइन करेगा, अपनी मोहर लगाएगा, है ना। तब ये माना जाएगा कि ये स्टेटमेंट, जो ये कन्फेशन लिखा गया, ठीक है। यदि कोई कन्फेशन है और उसमें ये ज्ञापन नहीं लिखा हुआ है तो फिर वो कन्फेशन जो है एज ए कन्फेशन उसको नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। और इसकी उपधारा 5 कह रही है कि एनी स्टेटमेंट अदर दैन ए कन्फेशन मेड अंडर सबसेक्शन 1 shall be recorded in such manner hereinafter provided for the recording of evidence as is in the opinion of the magistrate best fitted to the circumstances of the case, and the magistrate shall have power to administer oath to the person whose statement is so recorded। और इसकी उपधारा 5 कह रही है कि उपधारा 1 के अधीन किया गया क्या कोई कथन संस्कृति से भिन्न, तो संस्कृति से भिन्न कौन से कथन होते हैं, वहाँ पीड़िता के बयान होते हैं नॉर्मली 164 में, है ना। तो कह रहा है कि कोई कथन साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए उसमें इसके पश्चात उपबंधित ऐसी रीति से अभिलिखित किया जाएगा जो मजिस्ट्रेट की राय में मामले की परिस्थितियों में सर्वाधिक उपयुक्त हो, तथा मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को शपथ दिलाने की शक्ति होगी जिसका कथन इस प्रकार अभिलिखित किया जाता है। तो ऑन ओथ बयान लिया जाएगा उसका, जबकि कन्फेशन में ओथ का कोई हमने प्रावधान नहीं पढ़ा है कि वो ओथ लेगा पहले कन्फेशन करने से पहले। क्या समझे सदप। और इसका सबसेक्शन 5A कह रहा है कि इन केसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन। सर क्या सर मुझे समझ नहीं आया ये 5 मतलब और से क्या समझ में नहीं आया। स्टेटमेंट करते टाइम उससे वो दिलवाई जाएगी। हाँ मतलब कन्फेशन करते टाइम नहीं। हाँ, कन्फेशन के अलावा जो स्टेटमेंट लिए जाते हैं उनमें ओथ दिलाई जाएगी, है ना। और 5A बात कर रहा है इन केसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 354, 354A। ये वही धाराएं हैं जो महिलाओं से संबंधित हैं, महिलाओं से अपराध से संबंधित हैं। सारी धाराएं हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, इनको रिपीट करने का कोई लाभ नहीं है। आप ये सारी 354, 54A, 376 की सारी धाराएं, 509 तो महिलाओं से संबंधित, डायरेक्ट महिलाओं से संबंधित जो अपराध हैं, जो स्पेशली महिलाओं के विरुद्ध ही हो सकते हैं, तो उनके बारे में धारा 5 ये कह रहा है कि द जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन अगेंस्ट whom such offence has been committed in the manner prescribed in subsection 5 as soon as the commission of the offence is brought to the notice of the police। तो ये 164 के बयान के बारे में 5A स्पेशल बता रहा है। और वो 5A कैसे कह रहा है कि जो व्यवस्था धारा उपधारा 5 में बताई गई है उसके अकॉर्डिंगली उसको पुलिस की नॉलेज में जैसे ही ये इस प्रकार का कोई केस आता है तो एज सुन एज पॉसिबल वो 164 का बयान पीड़िता का 5A के अंतर्गत कराए जाने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। और इसको प्रोविजो कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट if the person making the statement is temporarily or permanently mentally or physically disabled, the magistrate shall take the assistance of an interpreter or a special educator in recording the statement। और ये कह रहा है कि परंतु यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निरोग्य है तो मजिस्ट्रेट कथन अभिलिखित करने में द्विभाषिक या विशेष प्रबोधक की सहायता ले सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई पीड़िता है जो बेचारी बोल नहीं सकती, डेफ एंड डम्ब है, तो फिर वो अपने साथ जो घटना हुई है उसको अपनी सांकेतिक भाषा में बताएगी। और सांकेतिक भाषा को तो मजिस्ट्रेट साहब नहीं समझते हैं, उसके लिए कोई स्पेशल बंदा होता है जो उनकी इस प्रकार की भाषा से बात कर लेता है, समझ लेता है। या फिर कोई वो ऐसी भाषा जानने वाली है जिस भाषा को मजिस्ट्रेट का ज्ञान, मतलब मजिस्ट्रेट को ज्ञान नहीं है उस भाषा का,
तो फिर उसके लिए वो इंटरप्रेटर उपलब्ध हो जाएगा उसको। मान लीजिए कोई तमिल भाषी कोई महिला है और उसके साथ यहाँ कोई इस प्रकार की घटना हो जाती है, तो उसका बयान 164 दर्ज करने में अब मजिस्ट्रेट साहब को तो इंग्लिश आ सकती है, हिंदी आ सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ तमिल जानने वाला मजिस्ट्रेट होगा ये बहुत कम संभावना है। तो वैसी अवस्था में फिर वो एक इंटरप्रेटर की हेल्प लेगा मजिस्ट्रेट। क्लियर है भाई? और अगला प्रोविजो कह रहा है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट if the person making the statement is temporarily or permanently mentally or physically disabled, the statement made by the person with the assistance of an interpreter or a special educator shall be videographed। तो फिर उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी अगर ऐसी अवस्था है तो। ठीक है ना भाई? कहीं ऐसा ना हो कि इंटरप्रेटर कुछ गड़बड़ करे, वो कुछ कह रही हो, इंटरप्रेटर कुछ और बता रहा हो, तो ऐसी अवस्था में फिर उसके बयान को वीडियोग्राफ्ट किया जाएगा। और उसका पार्ट बी कह रहा है स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर क्लॉज ए ऑफ अ पर्सन हु इज टेम्पररी और परमानेंट। हाँ सर, जब उसके मतलब 164 के जो बयान होंगे तो जैसे कि ये इंटरप्रेटर वगैरह द्वारा उसके वो वीडियोग्राफी तैयार की जाएगी, तो वो उसी के साथ रखा जाएगा 164 के साथ ही उसकी सीडी रखी जाएगी। तो सीडी उसी के साथ होगी। हाँ, सीडी बिल्कुल वहाँ सील बंद हो जाएगी और वो सीडी बयान के साथ नथी हो जाएगी। और इसका बी पार्ट कह रहा है स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर क्लॉज ए ऑफ अ पर्सन हु इज टेम्पोरली और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड शैल बी considered as a statement in lieu of examination in chief as specified in section 137 of Indian Evidence Act 1872, 1 of 1872, such that the maker of the statement can be cross-examined on such statement without the need of recording the same at the time of trial। और ये कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति के जो अस्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निरोग्य हैं, खंड के अधीन अभिलिखित कथन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 137 या यथा निर्दिष्ट मुख्य परीक्षा के बदले में किया गया कथन इस तरह माना जाएगा कि कथन करने वाले की विचारण के समय उसकी अभिलिखित करने की आवश्यकता के बिना ऐसे कथन पर प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी। तो क्या मतलब हुआ इसका कि 137 में फिर उसकी मुख्य परीक्षा ना करा के उसी कथन को उसका इन चीफ मान लिया जाए और उसी के आधार पर उससे क्रॉस एग्जामिन किया जाए। ठीक है? क्लियर है सर? लेकिन जब वो बात को समझती ही नहीं है मतलब, तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे किया जाएगा? उसको भी फिर उनको बुलाया जाएगा, फिर इंटरप्रेटर आएगा, दोबारा आएंगे इंटरप्रेटर। हाँ, इंटरप्रेटर को फिर बुलाना पड़ेगा, क्योंकि मतलब अगर कोई डम्ब है, गूंगा है या बोल नहीं सकता तब समझता है। हाँ, वो तब भी है। और कोई लैंग्वेज या बस अदर लैंग्वेज, हाँ, लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है। तो मैंने बताया, एग्जांपल दे के बताया आपको, स्पेशली तमिल भाषा का एग्जांपल दिया। और भी कोई ऐसी भाषा हो सकती है, दुनिया में हजारों भाषाएं हैं, है ना। और इसका उपधारा 6 कह रही है द मजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग अ कन्फेशन और स्टेटमेंट अंडर दिस सेक्शन सेल फॉरवर्ड इट टू द मजिस्ट्रेट बाय हुम द केस इज टू बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड। और इस धारा के अधीन किसी संस्कृति या कथन को अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट उसे उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जिसके द्वारा मामले की जांच या विचारण किया जाता है। ठीक है भाई? तो लेकिन सर अगर वो स्टेटमेंट करने वाली वो बोलती हो लेकिन वो समझने में सक्षम नहीं है, फिर उसमें सिचुएशन में क्या किया जाएगा? मतलब वो समझ नहीं रही लेकिन वो सुन सकती है और बोल भी सकती है, लेकिन उसका आंसर नहीं दे पाए, फिर क्या किया जाएगा? तो उसके मानसिक लेवल का बंदा जो कोई उसकी लैंग्वेज समझ सकता हो, जो कम्युनिकेट कर सके उसकी बात को समझ के, वैसा ही व्यक्ति लाया जाएगा। ठीक है? अच्छा सर। तो चलिए आज अगर ऐसा मामला है तो हाँ, तो अगर ऐसा मामला है, क्योंकि हमारे यहाँ पर मेरे पास आए थे वो, यही सेम मामला था और इंटरप्रेटर के द्वारा ही, वो मेंटली डिसेबल है लड़की, 15 ईयर से एज है उसकी। तो सर वो पूछ रहे थे कि इसमें क्या करना है, तो मैंने उनको यही सलाह दी कि अगर हो सकता है तो आप इसमें कॉम्प्रोमाइज कर ले, क्योंकि पॉक्सो भी लगा हुआ है तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने
हाँ चलिए, तो देखो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग नहीं चलना पड़ेगा। तो देखिए आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूँ, मुझे एक्चुअली स्टेशन जाना है, कुछ गेस्ट आ रहे हैं उनको रिसीव करने। और आप एक मुझे बताएं कि मंडे से एक तो भरत सर वापस आ जाएंगे, वो कहीं बिजी थे इस हफ्ते, और एक क्लास मैं अपनी ऐड करना चाह रहा हूँ एक्स्ट्रा। तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अधूरा पड़ा हुआ है, तो मैं एक आधा घंटे की क्लास उसकी जो है 7:30 से रखूँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? 7:30 से कोई दिक्कत नहीं सर, रख लीजिए। ठीक है। तो 7:30 से 8 बजे तक हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम सीआरपीसी पढ़ेंगे, और सीआरपीसी के एकदम बाद जो है वो टीपी एक्ट आपका चल रहा है, जहाँ तक हो गया है उससे आगे टीपी एक्ट की क्लास चलेगी। ठीक है, तो सभी को गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। गुड